नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। हम पढ़े थे कि 1905 में मोनार्क के विरुद्ध एक क्रांति होती है, किंतु मोनार्क द्वारा कुछ रिफॉर्म किए जाने के बाद फरवरी 1917 तक मोनार्की सिस्टम बरकरार रहता है। किंतु उस समय लिबरल और सोशलिस्ट मांग बहुत जोर शोर से चल रही थी। और दूसरी बात कि प्रथम विश्व युद्ध से उपजी समस्या ने परिस्थिति को और बदतर बना दिया था, जिसके कारण फरवरी 1917 में एक क्रांति होती है और हमेशा के लिए रशिया से मोनार्क की समाप्ति होती है, यानी राजतंत्र की समाप्ति होती है। उसके बाद रशिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पाती है और साथ साथ विश्व युद्ध से उपजी समस्या को भी वो हैंडल नहीं कर पाती है, ना ही एक्सटर्नल लेवल पर और ना ही इंटरनल लेवल पर, जिसके विरुद्ध अक्टूबर 1917 में क्रांति होती है और फिर रशिया में सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल देते हैं, या बोल्शेविक पार्टी की सत्ता स्थापित होती है, या वो उस क्रांति को हम लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अक्टूबर 1917 के बाद क्या चेंजेज आए रशिया में और उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर और इंडिया पर क्या पड़ा, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर 1917 के बाद जो क्रांति हुआ उसके बाद क्या चेंजेज आए। आइए देखते हैं। चेंजेज इन रशिया। अक्टूबर 1917 के बाद जो व्यवस्था आया रशिया में, वह प्राइवेट ओनरशिप को नहीं मानता था। ठीक है, ओपोज प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। सारी जो प्राइवेट ओनरशिप में संस्थाएं थी, चाहे प्रॉपर्टी था, वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। सारी शक्तियां गवर्नमेंट सीज कर ली, उनकी सारी संपत्तियां गवर्नमेंट सीज कर ली। ठीक है। दूसरी बात कि जो खेत थे, लैंड थे, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। लैंड वाज डिक्लेयर पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। और बैंक एंड इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज। बैंक और जो निजी उद्योग थे या निजी बैंक थे, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहने का मतलब कि वो जितने निजी संपत्ति थे, बैंक थे और उद्योग थे, वो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, सरकार अपने ओनरशिप में ले ली। ठीक है। और क्या चेंज हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कराया गया। ठीक है। काहे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना था ना, लेकिन बोल्शेविक जो पार्टी थी, जो अक्टूबर 1917 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसका मेजोरिटी नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना था, उसके लिए चुनाव कराया गया। लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, इसको मेजोरिटी नहीं मिला। 700 में 145 या अप्रोक्स आउट ऑफ 700 इसको सीट मिले।
ठीक है, तो इसने क्या किया, जब सीट नहीं मिला तब क्या किया, ये संविधान सभा की बात को अस्वीकार कर दिया। अब बोला कि ये असली डेमोक्रेटिक संस्थाएं नहीं होगी, असली डेमोक्रेटिक संस्थाएं वो होगी और एक मिनट सोवियत कांग्रेस, ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस, ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, यही इसी में वास्तविक लोकतंत्र है। इसमें ये जो कांग्रेस थी, इसमें कौन किसके प्रतिनिधि थे, तो हम लोग कल पढ़े थे कि लोकल बॉडीज जो थी, जिसको हम लोग सोवियत बोलते थे, जो ऑटोनोमस था, वो लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर सेंटर में भेजते थे, उसी से बनती थी यही रशियन सोवियत कांग्रेस। ठीक है, इसी को बाद में लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें मेजोरिटी नहीं मिला था, बोल्शेविक पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिला था, तो उसने बोला कि ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस ही वास्तविक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होगी, इसी में वास्तविक लोकतंत्र शामिल है। इसी को उसने पार्लियामेंट घोषित कर दिया, इसी को पार्लियामेंट घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये है, इतना चीज समझाने का मतलब ये है कि वन पार्टी स्टेट बन गया, मतलब रशिया में एक ही पार्टी की शक्ति होगी और एक ही पार्टी क्या बोलते हैं, चुनाव में भाग लेगा। तो चुनाव में भाग ले या ना ले, बात बराबर हो गया। और कहकर क्या आया था लेनिन और मार्क्स के क्या विचार थे कि सर्वहारा की पावर होगी। अगर ये सरकार अक्टूबर 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो इस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, वो सर्वहारा की सरकार होगी। सर्वहारा कहने का मतलब है कि मजदूरों, गरीबों, वर्कर्स, पीजेंट्स, मतलब कि जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं, जो मतलब शोषित है, वंचित है, ज्यादातर तो वही लोग थे ना, तो उनकी सरकार होगी। लेकिन हालांकि यहाँ तो देख रहे हैं कि लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक, वो मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाई, जिसके कारण इस इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट आगे घोषित कर देता है। आगे देखते हैं क्या और चेंजेस हुआ। कम्युनिटी ओनरशिप की संकल्पना लागू की गई। कम्युनिटी ओनरशिप हम लोग पढ़े थे कि मिलजुल के लोग काम करेंगे और उससे जो मुनाफा होगा लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये फार्म सेक्टर में लागू किया गया, कृषि क्षेत्र में लागू किया गया इसको। ठीक है, और क्या चेंजेस हुए? और सोशलिज्म वे ऑफ लाइफ हो गया। ठीक है, अच्छा, एडॉप्ट प्लानिंग डेवलपमेंट, और प्लानिंग डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनाई गई। जैसे हम लोग 2017 से पहले होता था ना, प्लानिंग कमेटी प्लान बनाती थी 5 वर्षीय, वैसा ही पहली बार रशिया में ही बना। ऐसा ही प्लानिंग पहली बार रशिया में बना, उससे ही प्रभावित होकर इंडिया में भी प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया कि 5 वर्ष के लिए एक प्लानिंग होगा। क्या क्या उसमें प्रायोरिटी निर्धारित की जाती थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना है 5 साल,
या 2 साल इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना है, उसके बाद 3 साल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना है, फिर 4 साल सर्विस सेक्टर में काम करना है, ऐसे प्लानिंग की जाती थी। ठीक है, और क्या चेंजेज हुआ? सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने के बाद रिच एंड पुअर के बीच जो असमानता थी वो कम हुई। ठीक है, बेसिक जो वस्तुएं थे, चाहे लाइफ के लिए जो नीड होता है, स्कूल, खाना पीना, रहना, आवास, ये सब सहज तरीके से मिलने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन हालांकि ये अक्टूबर 1917 के बाद जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, हम लोग देखते हैं कि सिविल वार भी स्टार्ट हो जाता है। सिविल वार क्यों स्टार्ट होता है, क्या कारण था कि सिविल वार स्टार्ट हो जाता है? आइए देखते हैं। सिविल वार स्टार्ट होने का रीजन क्या था? पहला रीजन था कि कम्युनिज्म का प्रसार हो रहा था जोरों शोरों से। जो पूंजीवादी कंट्री थे, कैपिटलिज्म स्टेट थे, कैपिटलिज्म उसको जो लिबरल विचारधारा से प्रभावित थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ सोशलिज्म या कम्युनिज्म का प्रसार हो। जैसे ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो कंट्री हैं, ये सोशलिज्म का अपोज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि सोशलिज्म आ जाएगा तो जो प्राइवेट ऑनरशिप की संकल्पना है हमारे यहाँ से भी खत्म होगी। वहाँ भी इस सब कंट्री में भी सोशलिज्म से प्रभावित पार्टियां बनने लगी थी, जो इनकी नीतियों को जो इनके नीति स्टेट के नीतियों को बदलने के लिए दबाव डाल रही थी। तो ये इनका हित, अपना हित दिख रहा था कि हित इनका खतरे में था। ठीक है, दूसरा, जो फार्मर्स थे मतलब प्लेजर नहीं थे। वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? कि पब्लिक ऑनरशिप अपनाई गई थी ना रसिया में, प्राइवेट ऑनरशिप तो कुछ था नहीं। तो जितना उत्पादन करते थे कृषक, उनके बस खाने पीने को छोड़कर बाकी सरकार जो थी, जो रशिया की गवर्नमेंट थी, वो ले लेती थी। तो इनके ऊपर अतिरिक्त उत्पादन की कोई इंस्पिरेशन नहीं था, कोई प्रेरणा नहीं थी कि ये अत्यधिक उत्पादन करेंगे। ठीक है, इसी कारण हम लोग देखते हैं कि रसिया में फैमान पड़ता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, और जो लिबरल्स थे एंड जो बोल्शेविक के अलावा जो अन्य सोशलिस्ट थे, वो ये बोल्शेविक पार्टी को नीतियों से खुश नहीं थे। और जो कंजर्वेटिव थे, जो जार अभी भी वो पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे, सरकार के विरोध हमेशा आवाज उठाते थे और लोगों को मोबिलाइज करके सरकार के प्रति भड़काते थे। और ये इन लोगों से साठ-गांठ जोड़ते थे, जिसके कारण अव्यवस्था उपजती थी। ठीक है, हो गई। किंतु ये सिविल वार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस पर और जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस पर जो लेनिन की गवर्नमेंट थी वो कैसे मतलब इन लोग पर अंकुश लगा पाई, सिविल वार पर आखिर कंट्रोल कैसे कर पाई, कैसे अपने यहाँ जो स्थितियां गड़बड़ हुई थी उसको समाधान कर पाई। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या था उसके पास, लेनिन के पास।
पहला तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया लेनिन। इसमें क्या किया कि वो टैक्स इम्पोज एट द प्लेस ऑफ एक्वाजिशन। वो जो किसान जो खेती करते थे और जो उनके पास आजीविका के लिए छोड़कर, मतलब खाने पीने भर छोड़कर, बाकी सरकार ले लेती थी। लेकिन अब क्या करी सरकार, उसके बदले वो बोली कि हम टैक्स लेंगे, एक भाग आप हमको दे दीजिए और बाकी जो आपके पास जो बचेगा वो आप मतलब कि मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन इससे पहले वो मार्केट में बेच नहीं सकते थे। उनके पास जो उत्पादन होता था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था, वो अपने पास थोड़ा बहुत रखकर, मतलब अपने परिवार के भरण पोषण भर रखकर, बाकी वो स्टेट को दे देना पड़ता था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने ये टैक्स को इम्पोज किया और बोला कि आप एक्स्ट्रा उत्पादन कर सकते हैं और जो आपका एक्स्ट्रा उत्पादन है वो आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो थोड़ा सा प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पर मिला, तो इससे थोड़ा सा इन लोग सेटिस्फाइड हुए। और दूसरा प्राइवेट ओनरशिप was allowed of the a small industrialist and businessman। जो छोटे व्यापारी थे और जो छोटे उद्योगपति थे उनको प्राइवेट ओनरशिप की संकल्पना को फिर से मान्यता दे दी गई। और जो बड़े थे उनको अभी वो जो जितने बड़े उद्योग थे, जितने बड़े बिजनेसमैन थे, उनको पब्लिक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट उनकी संपत्ति सीज कर ली थी। लेकिन छोटे जो थे ना, छोटे इंडस्ट्रीज थे चाहे बिजनेसमैन थे, उनको कहा गया कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ थोड़ा बहुत प्राइवेट ओनरशिप की बात इंडस्ट्रियल और बिजनेस को भी दिया गया, तो ये भी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो गए। और दूसरी बात, रेड टेरर के माध्यम से भी सिविल वार पर अंकुश लगाया। कैसे लगाया? रेड टेरर के माध्यम से कि जो चेका पुलिस होती थी, चेका पुलिस वो अत्यंत मतलब कि कठोर से कठोर लिबरल्स को, कंजर्वेटिव को पूरा जोर शोर से साधा देने लगे। जो भी सरकार के एंगेट्स में बोलता था उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। जो भी सरकार के विरुद्ध लिखता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब लिबर्टी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। बोलने की आजादी खत्म हो गई। लोगों में हाहाकार मच गया कि ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ। ये बोलकर आई थी कि सर्वहारा जो गरीब जो छोटे तबके के लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, मतलब सर्वहारा उनको बोलते हैं कि जिनकी संख्या ज्यादा हो और जो मतलब पहले से शोषित थे, वंचित थे, उनकी सरकार स्थापित होगी। लेकिन ये तो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, लिबर्टी पर ही अंकुश लगा रही है। ये तो सरकार इक्वालिटी के नाम पर लिबर्टी पर ही अंकुश लगा रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर रशिया में तो वही स्थिति आ गया ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाला स्थिति था वहां पर। अच्छा है, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़े थे, रेन ऑफ टेरर पढ़े थे, जिसमें रोबेस्पियर इक्वालिटी के नाम पर पूरा लिबर्टी को कुचल दिया। कोई उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता था। सरकार के विरुद्ध जो भी बोलेगा उसको फांसी दे दी जाती थी, गुलेटिन पर लटका दिया जाता था। हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो वही स्थिति तो फिर यही हो गया। तो फिर क्या मतलब है लोगों का सहयोग लेकर क्रांति करने का? लोग तो सोचे थे कि हाँ, सर्वहारा की उन्नति होगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पलट दिया गया। इसके माध्यम से पूरा कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, रेड टेरर,
और हम लोग देखते हैं इसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया पर क्या पड़ा और इंडिया पर क्या पड़ा। वर्ल्ड पर क्या पड़ा। हम लोग देखते हैं कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का टकराव बढ़ रहा था। जो पूंजीवादी देश थे और जो समाजवादी ये रसिया के बीच टकराव बढ़ रहा था। पूंजीवादी देश जो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ सोशलिज्म ना फैले, तो जिसके कारण रशियन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थे वो बदल गई। वो लोगों के प्रति ध्यान ना देकर वो मतलब कि डिफेंस की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगी। मतलब कि गोला बारूद और युद्ध के लिए जो भी सामग्री था उस पर विशेष ध्यान देने, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और जो उपभोक्ता वस्तुएं थे उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई, उस पर सरकार ध्यान नहीं दी। जिसके कारण देखते हैं हम लोग महंगाई भी बढ़ जब गई थी बहुत। यानी कि जो इकोनॉमी था उसका प्रायोरिटी वार के प्रति ज़्यादा दिया जाने लगा। रसिया ज़्यादा गोला बारूद पर खर्च करने लगा, मिसाइल बनाने लगा, न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने लगा, तो उसका जो प्रायोरिटी था वार कम्युनिज्म की ओर बढ़ गया। वार कम्युनिज्म, ठीक है। दूसरा कि समाजवाद के प्रसार के लिए देखते हैं कि रशिया में सेकेंड इंटरनेशनल का आयोजन होता है। सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल was organized by रशियन गवर्नमेंट, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का इतना टकराव बढ़ता है कि स्थिति कोल्ड वार में बदल जाती है। कोल्ड वार कहने का मतलब है कि धरातल में कोई युद्ध होती नहीं है, सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध होती नहीं है, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है। कहने का मतलब है कि पूंजीवादी देश हैं, कैपिटलिज्म वाले जो कंट्री हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, वो भी ज़्यादा मतलब कि अब हथियार पर, मिसाइल पर, मतलब डिफेंस पे विशेष ध्यान देने लगे हैं। वार के क्षेत्र में वो उससे रिलेटेड वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। रसिया भी अब मिसाइल बनाने लगा, न्यूक्लियर बम की ओर जाने लगा, ठीक है। मतलब ऐसा स्थिति था कि अब नहीं तो कल, आज नहीं तो कल परसों युद्ध हो ही जाएगा, उसको बोलते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार को बल मिला, स्ट्रेंथ, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं, रसिया यूएसएसआर में तब्दील हो गया। रसिया के पूर्वी भाग और सेंट्रल एशिया के कुछ भूभाग मिलकर यूएसएसआर में तब्दील हो गए। हालांकि लेनिन जब सिविल वार स्टार्ट हुआ था तो लेनिन ने और बाकी आगे स्टालिन ने, हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट थी उनको ऑटोनोमस दिया गया कि आप अपने अनुसार अपने क्षेत्र में गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन से हमारे यहाँ के भी कई लीडर प्रभावित हुए। वहाँ पर डेवलपमेंट के मॉडल को गए देखने के लिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, एम एन रॉय थे, ठीक है। और दूसरी बात प्लानिंग डेवलपमेंट के जो मॉडल हम लोग अपनाए हैं रशिया से ही, रशिया के मॉडल पर ही आधारित था। हम लोग देखे होता है ना कि 2017 से पहले 5 ईयर प्लान चलता था इंडिया में। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया था। देन जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दिया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, इसी विचारधारा से तो प्रभावित थी, सोशलिज्म के विचारधारा से प्रभावित थी। आगे हम लोग देखते हैं एक सोशलिस्ट पार्टी बनती है।
सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज रशियन रेवोल्यूशन का कारण, उसका इम्पैक्ट हम लोग देख लिए, यानी चैप्टर 2 समाप्त होगा। थैंक यू।